अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 150 से अधिक घायल। आतंकी संगठन ISIS खुरासान ने ली जिम्मेदारी। भारत ने की धमाकों की कड़ी निंदा, कहा आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत। काबुल हमले पर दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हमलावरों को चुकानी होगी इसकी कीमत। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों ने कड़े शब्दों में की निंदा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति व्यक्त किया अपना समर्थन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय पूरे देश में मना रहा है आइकॉनिक वीक। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अंजलि @75 नाम से वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी की भी हुई शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पुणे के दौरे पर उन्नत औद्योगिक रक्षा संस्थान एवं सैन्य खेल संस्थान के परिसरों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सेना के जवानों से भी करेंगे मुलाकात। कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। टीकाकरण का आंकड़ा 61 करोड़ 22 लाख के पार। कल 79,48,000 से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की खुराक। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक संकट गहराया। राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के कयास हुए तेज। भूपेश बघेल कांग्रेस आलाकमान के सामने शक्ति प्रदर्शन में जुटे। बघेल समर्थक विधायकों ने दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात का मांगा वक्त। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी पहुंचे दिल्ली। और लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड पहुंचा मजबूत स्थिति में, बनाई 345 रनों की बढ़त। इंग्लिश कप्तान जो रूट ने जमाया शतक। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने बनाए 8 विकेट पर 423 रन। 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल भारत है 1-0 से आगे। नमस्कार, DD न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और शुरुआत सबसे पहले अफगानिस्तान से जुड़ी खबर के साथ। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए 2 आत्मघाती हमले और बंदूकधारियों द्वारा गोलीबारी में 13 अमेरिकी सैनिक सहित 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 लोग घायल हो गए। ये दोनों विस्फोट अफगानियों द्वारा अमेरिकी सैनिकों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुसने के प्रयास में हुए, जहां अमेरिकी सैनिकों द्वारा तालिबान के कब्जे के बाद इस युद्धग्रस्त देश से आम लोगों की सुरक्षित वापसी कराई जा रही है। यह आत्मघाती हमला हवाई अड्डे के एबे गेट पर हुआ और उसके बाद बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने वाले अफगानिस्तान के ISIS खुरासान ने हवाई अड्डे के बाहर किए गए दोहरे विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है। और भारत ने काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाकों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही भारत ने हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। मंत्रालय ने कहा कि हम घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। भारत ने कहा है कि इन धमाकों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमलों ने आतंक और आतंकवादियों को शरण देने वालों के खिलाफ विश्व के एकमत से खड़े होने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए दोहरे बम धमाकों के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढकर सजा देने की बात कही है। साथ ही बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों और अफगानी सहयोगियों को बाहर निकालने का मिशन जारी रहेगा। Heart aches for you. But I know this. We have a continuing obligation, a sacred obligation to all of you, families of those heroes. That obligation is not temporary, it lasts forever. The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others. In the service of America, to those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget.
we will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि 31 अगस्त को अमेरिकी सेना के हटने से पहले हर उस अफगानी नागरिक को देश से बाहर निकालना संभव नहीं है जिसे वे बाहर निकालना चाहते हैं। काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमले की निंदा करते हुए जेन साकी ने कहा कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल का अब तक का सबसे बुरा अनुभव है। It is not going to be possible for every single Afghan, millions potentially, who want to leave Afghanistan to be evacuated. The Taliban they're not a group we trust. They are not our friends. We have never said that. It is also the reality that the Taliban controls large swaths of Afghanistan. And to date, because of coordination with the Taliban, we've been able to evacuate more than 104,000 people, save 104,000 lives. And that coordination is necessary in order to continue our evacuation measures. और काबुल में हुए आतंकी हमले में अमेरिका के 13 जवान मारे गए हैं। अपने मारे गए जवानों के सम्मान में और अफगानी नागरिकों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए अमेरिका ने व्हाइट हाउस सहित सभी सार्वजनिक इमारतों और मैदानों में अपना राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाए रखने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि 30 अगस्त की शाम तक अमेरिकी झंडा झुका रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने काबुल एयरपोर्ट के नजदीक हुए भयानक आतंकवादी हमले की निंदा की है। गुतेरेस ने यह भी कहा है कि जहां तक उन्हें जानकारी है, इस हमले में संयुक्त राष्ट्र का कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। Like to express in the strongest possible way my total condemnation about the horrific terrorist attack in Kabul. To send my condolences to the families of all those that perished, Afghans, and those that were helping there, the Afghans, and died serving the lives of others. I have also asked my special representative to convey directly to Kabul my deep condolences to the Afghan people. और वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फ्रांस के राजदूत सुरक्षा कारणों से वहां नहीं रहेंगे। मैक्रों ने साथ ही ये भी कहा कि फ्रांस के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत जारी है। La question de l'Afghanistan. Au moment même où nous exprimons devant vous, la situation s'est profondément dégradée aux abords de l'aéroport militaire. Et je veux ici saluer une fois encore l'engagement de nos équipes qui font le maximum pour pouvoir conduire à bien le travail dans lequel nous nous sommes engagés, celui de la solidarité internationale, du droit humanitaire et de la protection de nos ressortissants, des ressortissants de tous les pays amis, mais également de tous les Afghans et de toutes les Afghanes qui doivent être protégés en raison de ce qu'ils sont ou des combats qu'ils mènent. Plusieurs jours, la France, avec d'autres alliés, fait le maximum dans cette situation. Nous continuerons de le faire aussi longtemps que les conditions seront remplies sur le site de l'aéroport. Et au moment où je vous parle, nous sommes confrontés और वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान में अपना सहयोग जारी रखेगा। कनाडा ने गुरुवार सुबह अपने नागरिकों को और अफगानी नागरिकों को निकालने के प्रयास को समाप्त कर दिया था। साथ ही ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार तालिबान पर दबाव डालेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान से कनाडा के लिए सुरक्षित निकासी की जा सके। कनाडा ने लगभग 3,700 कनाडाई और अफगानी नागरिकों को निकालने में मदद की है। We will continue to work with partners, with allies, with regional partners to make sure we're continuing
to do everything we can, both to bring tens of thousands of Afghans with their families to Canada, but also to keep putting pressure on the Taliban to ensure that people can leave Afghanistan and come to Canada. There is much more to do, and our commitment continues. We will continue to work in the region. We will continue to put pressure on the Taliban. We will ensure that in the coming months and years, we bring over 20,000 Afghans to their new homes in Canada. और वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमलों की निंदा की है। उन्होंने हमले को बर्बर बताया और कहा कि ये अप्रत्याशित नहीं था। जॉनसन ने कहा कि निकासी के प्रयास जारी रहेंगे और ब्रिटेन अब बाकी बचे हुए योग्य लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही जॉनसन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान अन्य लोगों को 31 अगस्त की वापसी की तारीख के बाद भी जाने की अनुमति देगा। I can confirm that there's been a barbaric terrorist attack, what looks like a series of attacks in Kabul on the airport, on the crowds at the airport, in which members of the US military very sadly have lost their lives, and many Afghan casualties as well. And we extend our condolences both to the United States of America and to the people of Afghanistan. We condemn them. I think they're despicable, but I'm afraid that there's something that we've had to prepare for. It isn't going to interrupt our progress. We're going to get on with this evacuation. और वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती बम हमले की निंदा की और कहा कि उसके सभी सैन्यकर्मी पहले हमले से पहले अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। Australia condemns the evil, the calculated and inhuman attacks that were undertaken in Kabul overnight on the innocent and on the brave. We join with our American and Afghan friends in mourning their terrible and awful loss, like so many other losses that have gone before them. Australia's operations now for the evacuation have been completed. We were able to ensure the departure of the remaining Australian personnel over the course of last night, not that long before the terrible events that unfolded last night took place. और वहीं नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने भी हमले की निंदा की है और अफगानिस्तान से लोगों की सुरक्षित वापसी जारी रखने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय पूरे देश में आइकॉनिक वीक मना रहा है। इसी श्रृंखला में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विषय पर एक वर्चुअल फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। और इसके साथ ही कार्यक्रम में चित्रांजलि एट 75 वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। और इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ई फोटो प्रदर्शनी के जरिए देश के युवा संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को आसानी से समझ सकेंगे। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा।
और इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये प्रमुख विषय है कि 2047 में जब देश की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे होंगे तब भारत कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2047 में हमारा भारत शक्तिशाली बनकर उभरे, ये हमारा लक्ष्य होगा। हमारा देश, भारत देश 2047 में दुनिया के सामने, जनता के सामने किधर ठहरना है, किधर पहुंचना है, व्हाट इज द मंजिल। दुनिया में अपना भारत एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर के आना, यह हमारा लक्ष्य होगा। ये 25 साल सभी नौजवान से मैं भारत सरकार की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये भारत ये 25 साल में किधर जाना चाहिए, किधर पहुंचना चाहिए, क्या लक्ष्य है, इसी विषय पर सभी नौजवान सोचना चाहिए और राष्ट्रपति देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो अपील है, जो लक्ष्य है, उसके लिए सभी लोग मिलजुल कर, सिद्धांत से उठकर, राजनीति से उठकर, प्रांत से उठकर, भाषा से उठकर सब मिलजुल कर आगे काम करना चाहिए। और खबर लद्दाख से है। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 3 दिवसीय पर्यटन महोत्सव का आज दूसरा दिन है। कल लेह में शुरू हुए इस समारोह का विषय लद्दाख नई शुरुआत, नए लक्ष्य है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साहसिक, सांस्कृतिक और जिम्मेदार पर्यटन के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदर्शनी, पैनल चर्चा, B2B बैठक, टेक्निकल टूर, सांस्कृतिक संध्या जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 2 दिनों के त्रिपुरा दौरे पर रहेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री आज 151 करोड़ रुपए मूल्य की 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। वे अगरतला के बाहरी इलाके गांधीग्राम के कोविड सुविधा केंद्र जाकर टीकाकरण की जानकारी लेंगी। वे राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और आपातकालीन सहायता परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगी। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण गोमती जिले के उदयपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों से भी बातचीत करेंगी। साथ ही वे कल त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पुणे के दौरे पर हैं। इस दौरान वो उन्नत औद्योगिक रक्षा संस्थान एवं सैन्य खेल संस्थान के परिसरों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने दौरे के पहले चरण में रक्षा मंत्री उन्नत औद्योगिक रक्षा संस्थान यानी DIAT में एक अहम विभागीय बैठक का संचालन करेंगे। इसके साथ ही वो वहां उच्च शिक्षा हासिल करने आए छात्रों को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री वहां नए छात्रावास का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो सैन्य खेल संस्थान भी जाएंगे, जहां सेना के उन जवानों से मिलेंगे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। साथ ही वहां एक खेल के मैदान का नामकरण ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर भी किया जाना प्रस्तावित है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की। आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में। इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सके, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे कोविड की। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के अथक प्रयासों से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,658 नए मामले सामने आए, जबकि 32,988 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिससे अब तक देश में 3,18,21,428 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,44,899 हैं। वहीं रिकवरी रेट 97.60% हो गई है। और टीकाकरण की बात की जाए तो देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में 2 दिनों से लगातार करीब 80 लाख कोविड टीके दिए जाने के कारण टीकाकरण अभियान को काफी बल मिला है। देश में अब तक 61,22,08,000 से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 79,48,439 टीके लगाए गए हैं। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 18,24,931 नमूनों की जांच की गई। वहीं कल तक कुल 51,49,54,309 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राजनीतिक संकट अब गहरा गया है। मुख्यमंत्री को बदले जाने की आशंकाओं के बीच सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में 6 मंत्रियों सहित तकरीबन 50 विधायकों ने दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात का वक्त मांगा है। तकरीबन 29 विधायक दिल्ली आ चुके हैं। बाकी 21 विधायक आज मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने पर लगभग मन बना चुका है। ऐसे में भूपेश बघेल का दिल्ली में विधायकों के साथ पहुंचना शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले 48 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण मालदेवता सहस्त्रधारा लिंक रोड कई मीटर तक नदी में समा गया है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना खेरी गांव में हुई है। भारी बारिश के कारण कुछ वाहन भी पानी में बह गए हैं। अब तक 2 वाहनों के भी बहने की सूचना मिल रही है। लगातार कई घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते दर्जन भर इलाकों में जलभराव भी हो गया है। और उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही भारी बारिश कहर बरपा रही है। आज सुबह तड़के ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग संख्या 94 का एक पूरा हिस्सा फकोट के पास भारी बारिश के कारण पूरी तरह से टूट गया, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। बारिश के कारण राहत कार्य के लिए मशीनों को भेजना भी चुनौती बना हुआ है। रास्ते को फिर से खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग और बीआरओ समन्वय बनाकर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसी भी प्रकार की आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। एनएसजी के करीब 200 कमांडर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर चरणवार मॉक ड्रिल कर रहे हैं। कल रात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एमपी नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में मॉक ड्रिल की गई। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भारत वापस लाए जाने के बाद दिल्ली के गुरु अर्जुन देव जी गुरुद्वारे में शुक्राना की अरदास की गई। सुख शांति दे नाल समूह साध संगतां ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰਹਿਮ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਏ ਉਪਾਉ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ जीअड़ाए अगन बराबर तपै। और कोरोना काल में रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारियों के सामने जब रोजगार का संकट खड़ा हुआ तो केंद्र सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया
और ऐसे कारोबारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से राहत भी मिली। इस योजना के तहत सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले कारोबारियों को अपनी आजीविका दोबारा शुरू करने के लिए आसानी से ऋण मुहैया कराया जा रहा है। ये योजना अपने उद्देश्य में सफल रही है और छोटे दुकानदारों को इससे काफी लाभ भी पहुंचा है। देखिए यूपी के बाराबंकी से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी में अपनी छोटी सी दुकान के जरिए राजेश जायसवाल अपनी आजीविका चला रहे थे। जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन अचानक आए कोरोना संकट ने राजेश से उनका रोजगार छीन लिया। राजेश के पास अब उतनी पूंजी नहीं बची थी कि वो फिर से अपना रोजगार शुरू कर सकें। सब तरफ से निराश हो चुके राजेश को जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर दिया। राजेश को कोरोना संकट काल में पीएम स्वनिधि योजना का सहारा मिला और उनका रोजगार दोबारा शुरू हो गया। हम एक छोटी सी दुकान, पान की दुकान किए थे, तो दुकान हमारी पहले बढ़िया चल रही थी, लेकिन बीच में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हमारा दुकान का काम सही चल नहीं पाया, दुकान एकदम बेकार हो गई थी। समझ नहीं आता कैसे हम काम करें। तो अपनी दुकान पे थे, एक भैया आए तो अपना 10,000 लोन के बारे में बताया, पीएम स्वनिधि के बारे में। तो हम गए पीएम स्वनिधि के बारे में 10,000 का लोन अप्लाई कराएं और हमें बैंक से 10,000 का लोन मिल गया मुझे, और मैं ये पैसा अपनी दुकान में फिर लगाया और मेरी दुकान फिर से अच्छी चलने लगी। बाराबंकी के राजेश जायसवाल अकेले ऐसे दुकानदार नहीं हैं। राजेश जैसे ही लाखों छोटे कारोबारियों की भी यही कहानी है। लॉकडाउन में मेरा कारोबार बहुत ही ठप हो गया था, जिसके कारण मुझे बहुत ही नुकसान हुआ। मोदी जी की स्कीम जो है स्वनिधि योजना के अंतर्गत मुझे नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया कि आप ये 10,000 वाला लोन के लिए अप्लाई कीजिए। आपका रोज जो भी काम का नुकसान हुआ है वो उसके लिए आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने 10,000 लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे मिला, जिससे मेरा कारोबार फिर से शुरुआत हो गई मेरी कारोबार की। कोरोना काल में जब रोजगार पर संकट खड़ा हुआ तो इन कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि रेहड़ी पटरी लगाने वाले इन छोटे दुकानदारों के पास ज्यादा पूंजी नहीं थी। पूंजी की समस्या के चलते ये छोटे कारोबारी अपना व्यवसाय दोबारा शुरू नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ऐसे व्यवसायियों के लिए जिनके पास छोटा रोजगार है और उन्हें छोटे पूंजी की आवश्यकता होती है, वो पूंजी उन्हें मिल जाएगी, जिससे वो फिर से वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सकेंगे। जनपद बाराबंकी में हमें मार्च 2022 तक 5800 रेहड़ी वालों को ये ऋण उपलब्ध कराना है, जिसके सापेक्ष हमने करीब 6600 लाभार्थियों का चयन भी कर लिया है, जिसमें से 4100 लाभार्थियों को बैंक ने ये लोन स्वीकृत कर दिया है, जो कि उनके खाते में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन छोटे कारोबारियों के लिए भी वरदान साबित हुई है जो पूंजी की समस्या के चलते अपना कारोबार शुरू नहीं कर पा रहे थे। इस योजना के तहत आसानी से मिलने वाला 10,000 रुपये का ऋण राजेश जायसवाल जैसे लाखों कारोबारियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। बाराबंकी से डीडी न्यूज के लिए सुनील कुमार सोनी की रिपोर्ट। और भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार आपके लिए रोजाना ला रहा है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और 1942 के कांग्रेस के खुफिया रेडियो के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं 1942 की। दिन 8 अगस्त। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने संपूर्ण आजादी की मांग रखी और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ भूमिगत हो गए।
देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। बहुतों ने बरसों जेल में गुजारे और जनता से उनका नाता टूटा रहा। लेकिन ऐसे समय कांग्रेस के खुफिया रेडियो ने कमान संभाली। वो भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीने तक चलता रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज बना रहा। इसे बंबई में अलग अलग स्थानों से संचालित किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्य उषा मेहता ने किया। महान स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता ने हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सहयोग से ये जिम्मेदारी निभाई। 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस के खुफिया रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और उद्घोषक डॉक्टर उषा मेहता की आवाज गूंजी। ये कांग्रेस रेडियो है। 42.34 मीटर पर आप हमें भारत में किसी जगह से सुन रहे हैं। I was connected with the underground Congress radio in Bombay. Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India, but really we were operating it from Bombay. कांग्रेस रेडियो के संचालन में उषा मेहता के साथी थे विट्ठलदास खाकर, चंद्रकांत झावेरी और बाबूभाई ठक्कर। इसके लिए मुंबई में शिकागो रेडियो के नाड़िक मोतवाड़े ने तकनीशियन और उपकरण उपलब्ध कराए। राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन और पुरुषोत्तम टीकमदास जैसी हस्तियां भी कांग्रेस रेडियो से जुड़ी रहीं। Immediately the call was given by Mahatma Gandhi to do or die. We thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. So we thought of organizing a secret radio station. आज ही के दिन 1781 में मैसूर के हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ ही पोलीलूर के युद्ध में मोर्चा संभाला। हैदर अली की सेना ने अंग्रेजों की सेना को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कांचीपुरम उनके हाथ से निकल गया। पोलीलूर का युद्ध दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ही हिस्सा था, जिसमें 1780 से 1784 तक ब्रिटिश सेना का सामना हुआ था मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र और कैदी लौटा दिए। इस युद्ध के दौरान मैसूर की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर मैसूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। और नई दिल्ली में स्वीप पर आधारित चुनाव आयोग की 2 दिनों की कार्यशाला का समापन हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस अवसर पर कहा कि मतदाताओं तक पहुंचना आयोग का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस अवसर पर स्वीप के तहत नए प्रयोगों की जानकारी भी आयोग के सामने आगामी चुनाव वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने रखी। आगामी चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा 2 दिनों की निर्वाचनाधीन राज्यों के लिए स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कार्यशाला में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अगले चुनावों में मतदाताओं को बूथ तक ले जाने को लेकर स्वीप के तहत किए जाने वाले नवीन प्रयासों की जानकारी आयोग के सामने रखी। इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि हमारी चुनावी यात्रा में हर मतदाता को बूथ तक ले जाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसमें स्वीप की भूमिका सबसे अहम है और हमें तेजी से मतदाता तक पहुंचना होगा। Continue to do a good job, show it to the public, look after the voters, give them good service, and communication will have to be fully geared up so that every 93 crore of my voters should know what are their rights, what are their duties, how can they cast their vote, and how the polling booths are there, are they safe or they not safe. At least they should be communicated to them. It is our duty. कार्यशाला में चुनावी गानों का सफर, ELC क्लब को ऑनलाइन करने, चुनावों के सफर पर बनाई गई मैगजीन सहित पहली बार बनने वाले मतदाताओं को आयोग द्वारा पत्र लिखे जाने जैसे
नवीन प्रयासों का विमोचन भी किया गया। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हमारे देश में बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जहां गैर सरकारी संस्थाएं ग्रामीण इलाकों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जिसने हरियाणा के नूंह जिले में एक और जन आरोग्यम केंद्र शुरू किया है। देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक हरियाणा के नूंह जिले के गंगोली गांव में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की मदद से एक जन आरोग्यम केंद्र स्थापित किया गया, ताकि BSGSS स्थानीय लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सके। I'm glad to hear that Bisnoli Sarvodaya Gramodyog Seva Sansthan is launching yet another Jan Arogyam community healthcare program in District Nuh, Haryana on 26/8/21. This is being implemented under the CSR initiative of Bharat Petroleum Corporation and will provide further services in the health sector in Nuh. Nuh is one of 112 aspirational districts of India. It has shown progress in some of the critical indicators in health since the inception of the aspirational district program in April 2018. Nuh even won ₹3 crores under the financial inclusion and skill development theme of the aspirational district program in 2019. But it needs further attention for improving the outcomes related to health and nutrition. और अब इस वक्त अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह को इस वक्त वो शामिल हो रहे हैं और इस वक्त वो संबोधित भी कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। एल्बम भी प्रस्तुत की गई है माननीय राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रथम महिला महोदया को। सभी मंच पर आसीन विशिष्ट गण के हाथ में ये एल्बम है, डाक विभाग की ओर से जारी। आप सभी भी उसे देख सकते हैं। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी की बटन दबाकर डाक टिकट का विमोचन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी बटन दबा और आप देख सकते हैं अनावरण हो रहा है इस डाक टिकट का और इसके माध्यम से विमोचन भी संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 20 फीट ऊंची डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण, डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण, कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ की क्षमता को दुगनी किए जाने की और बालिका छात्रावास का शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दबा शिलापट का अनावरण। आज बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज आपके कर कमलों द्वारा जो कुछ भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है निश्चित रूप से इस सैनिक स्कूल के भविष्य में और देश के गौरव में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मंच पर तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे लखनऊ से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मनोज पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में शामिल हो रहे थे। बढ़ेंगे आगे। बोलीविया के जंगलों में लगी आग के कारण सांता क्रूज विभाग में दर्जनों जानवर झुलस गए हैं और कम से कम 6 लाख हेक्टेयर का इलाका आग की चपेट में आ चुका है। बोलीविया के 8 नगर पालिकाओं को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशामकों, सेना और स्थानीय अधिकारियों के पास पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं है। निजी भूमि में लगी आग मौसम की स्थिति के कारण संरक्षित इलाकों और अन्य गांवों तक फैल गई है।
और वहीं कैरेबियाई देश हैती में भूकंप से मची तबाही पर अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रशासक सामंथा पावर ने हैती को $32 मिलियन की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कैरेबियाई देश हैती इस महीने की शुरुआत से भूकंप की मार झेल रहा है, जिसके कारण 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूकंप के बाद अस्पतालों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। स्पेन में तटरक्षक बलों ने अटलांटिक महासागर से बचाए गए लगभग 50 प्रवासियों को ग्रैंड कैनरिया द्वीप पर अगुइनगिन के बंदरगाह तक पहुंचाया है। एक प्रवासी को गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। इस साल अब तक पश्चिम अफ्रीका के तट से 8,272 से अधिक प्रवासी अपनी जान जोखिम में डालकर कैनरी द्वीप समूह तक पहुंचे हैं, जो कि 2020 में इसी अवधि की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 सहकारी बैंकों समेत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कल एक बयान में बताया कि महाराष्ट्र में पुणे के जीजामाता महिला सहकारी बैंक पर सांविधिक नियमों का उल्लंघन करने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि पुणे के मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को केवाईसी को लेकर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने पर अपनी पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 423 रन बना लिए हैं। इस तरह इंग्लिश टीम ने 345 रन की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट ने 121 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि डेविड मलान ने 70 रन बनाए। इनके अलावा ओपनर्स रोरी बर्नर्स ने 61 तो हसीब हमीद ने 68 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, जबकि 1 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रही। इससे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की पहली पारी सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई थी। 5 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे है। हेडिंग्ले के मैदान पर अगर भारतीय टीम के रिकॉर्ड की बात की जाए तो टीम इस मैदान पर 54 सालों से अपराजेय है। और टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में इस बात को स्वीकार किया कि भले ही वो अक्टूबर में होने वाली कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो कुश्ती के मैट पर एक बार फिर से दमदार वापसी करेंगे। वहीं रवि ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की भी सराहना की और कहा कि इस स्कीम से उन्हें ओलंपिक की तैयारी में काफ़ी मदद मिली। रवि दहिया से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। रवि दहिया वो नाम है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत इतिहास रच दिया। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और उनके अनुभवों को जानते हैं कि अब वो किस तरह का फील कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी आगे की योजनाएं हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ में। सबसे पहले इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि किस तरह का अब एक फीलिंग है जब आप सब जगह जा रहे हैं, ओलंपिक मेडल विनर होने की क्या कुछ एक फीलिंग है आपको? तो देखो जी, मेडल है, ओलंपिक गेम्स है, तो अच्छा है। कितना प्यार और सम्मान मिल रहा है लोगों से, देश पूरा इतना प्यार और सम्मान दे रहा है, इसके लिए मैं देश को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो जी, मेडल था वो अब आ चुका है, वो ठीक है। उसके बाद अवसर भी यही है कि आगे हम अच्छा करें देश के लिए और तैयारी करें। तो देखो तो जिम्मेदारी बनती है ये कि भाई अब देखो मेडल जीता दूँगे तो सब दिन आए रहेंगे, तो उसके लिए प्यार होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना उम्मीद। और रवि, आपकी फाइट्स जो थी वो हमें देखा था कि किस तरह से आप राउंड वाइज आगे बढ़ रहे थे और ख़ास तौर से सेमीफाइनल की जो आपकी जो बाउट थी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, क्योंकि कजाकिस्तान के जिस तरह से पहलवान ने आपको फाइट भी किया, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को बहुत ही हल्के रूप में लिया। कोई बहुत ज़्यादा रवि दहिया ने उस पर एग्रेसिव मूड नहीं दिखाया, तो क्या कुछ है वो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। टूर्नामेंट है, देखो वो ऐसी चीज़ें हैं कई बार हो जाती हैं, तो उस टाइम भी मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है। उस टाइम पहले से ही अगर हम कुछ करते हैं तो आउट निकल सकते हैं, निकलने का मतलब होता है कि हम मेडल से पूरी हो सकते हैं। तो उस तरीके से गए थे कि हम देश के लिए अच्छा, इस मेडल जो ये बात योग की करें तो योग करने से न केवल स्वस्थ जीवन संभव हो पाता है, बल्कि छोटी छोटी समस्याओं में भी ये लाभकारी होता है। आइए जानते हैं शीतली प्राणायाम करने से क्या कुछ लाभ होता है।
अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो आप गर्मियों में भी ठंडक का एहसास ले सकते हैं। उसके लिए आपको नियमित रूप से करना होगा शीतली प्राणायाम का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है शीतली, जो शीतलता लाता है, जो ठंडक लाता है आपके भीतर। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए रामबाण का कार्य करता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो उसे शांत करता है, अगर आपको गर्मी बहुत लगती है, पित्त उखड़ती है, अगर आपके शरीर का पित्त बढ़ा हुआ है तो भी आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है और नेचुरल प्राकृतिक ठंडक देता है। कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम? शीतली प्राणायाम के लिए हम अपने आसन में स्थिर होकर के बैठते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं, आंखों को बंद करते हैं, जिह्वा का पाइप बनाते हैं और उस पाइप से सांस को भीतर लेते हैं। जीभ की टिप पर, टिप ऑफ द टंग पर कूलिंग सेंसेशन को अनुभव करते हैं और उस जीभ के पाइप से सांस लेते हैं, नाक से सांस छोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए कैसे करना है। इस स्थिति में बैठना, फिर से जीभ का पाइप बनाना, धीरे से आंखें खोल देना। इसका अभ्यास आप 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।